हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लीगल टॉक्स। आई एम एडवोकेट विकास कुमार सांगवान। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कल जो 28 जुलाई को पंचकुला के अंदर एम्प्लॉयज़ जो क्लरिकल कैडर है उनकी तरफ से जो प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। और सरकार जागे, 35,400 की जो आपकी डिमांड है उसमें कहाँ तक सेटल हो के आपकी भी संतुष्टि और गवर्नमेंट की भी संतुष्टि जो है वो 29 के बेसिक पे होती है या 25,500 की बेसिक पे होती है। ऐसा एक जो है स्कोप इसके अंदर आना चाहिए। और सरकार ने जैसे बिल्कुल आंखें ही मूंद ली थी, और जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में अपने इस आंदोलन को जिस तरीके से जीवित रखा है और आगे बढ़ने की इससे प्रेरणा ली है, इस आंदोलन को साथ आपने आगे बढ़ाया है, और साथी क्लर्कों के बीच भी अब इस मुहिम का जो है असर देखने को मिल रहा है। क्लर्क्स जो है वो कंसर्न हैं। 35,400 की जो डिमांड है उसकी रिप्रेजेंटेशन में 21,700 का जो बेसिक पे इन्होंने ग्रांट किया है उससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। एटलीस्ट एक मीडियम लेवल जो है वो होना चाहिए था, और डिस्कशंस काफ़ी हेल्दी हुई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से आउटकम दिया उस 6 7 8 पेजों की रिपोर्ट के थ्रू, तो वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो सारे मुद्दे जो उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर थे, जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने आपके जो कमेटी गठित की थी, पी राघवेंद्र राव कमीशन, उसके अंदर 4 पॉइंट्स के बारे में मेनली बात की थी कि जो एमर्जिंग ड्यूटीज़ हैं विद द टाइम्स पास्ट प्रेजेंट एंड एमर्जिंग ड्यूटीज़ ऑफ द क्लर्क्स, और जिस तरीके से क्लर्क्स के कैडर को, क्लर्क की पोस्ट के अंदर कुछ कैडर्स को मर्ज किया गया था 2013 की नोटिफिकेशन के बाद, और सेट सी जो कंप्यूटर टेस्ट आपका होता है उसे भी इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस के लिए कंपलसरी जो है वो बनाया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से पोर्टल्स की, अलग अलग वेबसाइट्स की, ईमेल्स की, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है हरियाणा सरकार के अंदर, उसके अंदर क्लर्कों का जो रोल है वो पहले से कहीं ज़्यादा टेक्निकल है, पहले से कहीं ज़्यादा बिजी है शेड्यूल। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और जिस तरीके का बर्डन जो है क्लरिकल कैडर के ऊपर आज के समय के ऊपर है, उसके अंदर ऑब्वियसली एक क्लर्क की बेसिक पे जो है वो कहीं ना कहीं 25,500 या 29 का जो आपका बेसिक पे है वहाँ पर कहीं ना कहीं फॉल करनी चाहिए। 35,400 एक्सेस है या नहीं है, कहाँ किस तरीके से जो है जो लेवल है आप लोगों के माइंड में एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल आप उसे मानते हैं, ये हर एक एम्प्लॉई का अपनी अपनी समझ है, जिस तरीके से आंदोलन को ले जाने वालों की अपनी समझ है। तो ऑब्वियसली मेन जो कंसर्न है वो यही है कि एक फैमिली को पालने के लिए, परिवार के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्लरिकल जो हमारा कैडर है, क्लरिकल कैडर के लोअर लेवल के ऊपर क्लर्क के लिए काफ़ी दिक्कतों भरा रहता है। बाहर एडजस्ट करना, फैमिली को एडजस्ट करना, बच्चों की एजुकेशन, पेरेंट्स का केयर, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक हेल्दी फूड जो है फैमिली के लिए जो है उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं, नॉर्मल से नॉर्मल भी अगर आप करें तो इतनी सैलरी के अंदर क्लर्क्स को ऑब्वियसली प्रॉब्लम फील हो रही है, और उसी की वजह से एक मत क्लर्क होकर जो है अपने लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी सभी क्लर्कों को शुभकामनाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कमेटी जो गठित हुई थी उसके अंदर इन एमर्जिंग ड्यूटीज़ और बेसिक पे के साथ साथ एक कैडर स्ट्रक्चर और एनोमलीज जो हैं प्रमोशन से रिलेटेड, उसके बारे में भी जो है रिपोर्ट देने को कहा था उस पी राघवेंद्र राव कमीशन को। लेकिन उसके बारे में रिपोर्ट बिल्कुल साइलेंट है। जो एनोमलीज़ हैं क्लरिकल कैडर के अंदर, और डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस, अथॉरिटीज़, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ जो भी क्लर्क्स अपॉइंट हुए हैं कॉमन अपॉइंटमेंट्स के थ्रू 2012 से लेकर अब तक, 2012 के अंदर आपको जैसे
जानकारी है कि डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड जो है क्लर्क्स की अपॉइंटमेंट्स हुई थी और मेरिट के अकॉर्डिंग उनको एलोकेशंस नहीं हुई, तो उसकी वजह से सीनियर और जूनियर के अंदर इतना फ़र्क है कि उस भर्ती के कई जूनियर्स जो हैं वो आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट की पोस्ट तक आ चुके हैं, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो क्लर्क्स हैं वो अभी तक क्लर्क ही हैं। इसी तरीके की कई एनोमलीज़ हैं। कॉमन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भर्ती की गई एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2015 जो कि 2018-19 में जाके कंप्लीट हुई, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 5/2019। तो ये सारी कॉमन भर्ती के थ्रू जो प्रक्रिया हुई और जो प्रेफरेंसेस ली गई इनिशियल स्टेज के ऊपर, उस तरीके से एलोकेशंस की गई, तो उस समय के ऊपर ना तो कैंडिडेट को कैडर स्ट्रक्चर की जानकारी होती है, ना उन एनोमलीज़ की जानकारी होती है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नज़दीक का कोई बोर्ड, कॉरपोरेशन या कोई भी सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटी या डिपार्टमेंट जिसके अंदर कैडर स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है, कहीं पर प्रमोशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो फॉर्चून है प्रमोशन का वो अर्ली है, और कहीं पर काफ़ी लेट है, और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को 21/700 का ये जो नोटिफिकेशन आया था फरवरी 2024 के अंदर, उसके थ्रू इन्होंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन वो सफिशेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, दूसरा, जैसे कई टॉपिक्स जो हैं काफ़ी समय से जो कोर्ट के अंदर डील हो रहे हैं, तो वहाँ एक बेसिक मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करना चाहूँगा कि जो एनोमलीज़ हैं बोर्ड एंड डिपार्टमेंट्स की, उसके रिगार्डिंग इक्वल राइट्स के लिए पेटिशन जो है वो ऑलरेडी फाइल हाई कोर्ट के अंदर की जा चुकी है, प्रदीप एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। सो यहाँ पर जो HCS के एग्ज़ाम के लिए और अकाउंट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए, और जिस तरीके से PWD की हाउसिंग के अंदर बोर्ड कॉरपोरेशंस के क्लर्क्स और एम्प्लॉयज़ को हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं है क्लरिकल कैडर के अंदर, तो उन सारी एनोमलीज़ के लिए जो आपकी कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस है, उन सारी एनोमलीज़ को दूर किया जाए और एक ही भर्ती एडवर्टाइजमेंट के जो क्लर्क्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स बोर्ड कॉरपोरेशंस के अंदर हैं उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। या तो कैडर स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, अदरवाइज कॉमन कैडर को इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो इम्प्लीमेंट किया जाए इस कॉमन कैडर को वो 2012 की जो लास्ट भर्ती है, क्योंकि उससे पहले 1990 की भर्ती और बीच के अंदर एक्स ग्रेशिया की अपॉइंटमेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक लिमिट अगर तय की जाए तो वो 2012 की जो अपॉइंटमेंट है वो एक मेजर चंक है जहां से इन सारी एनोमलीज को करेक्ट किया जाना ज़रूरी है। और सरकार इससे जो है लगातार बचती आ रही हैं, पुरानी सरकारों की भी देन है, और नई सरकार जो हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल रही, इन्होंने भी इन एनोमलीज़ के ऊपर काम करने के लिए जो है कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी है। और ये सारी चीज़ें जो क्लरिकल कैडर की रिप्रेजेंटेशन पी राघवेंद्र राव कमीशन के पास गई थी, इन सारी चीज़ों का जिक्र और इन सारी चीज़ों का रेफरेंस वहाँ उस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नोटिफिकेशन इशू की है और जिस तरीके से उस आपके रिप्रेजेंटेशन का इन्होंने जो आउटकम दिया है, जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है, वो बिल्कुल भी किन्हीं भी चीज़ों को जो है कवर नहीं करती है। जो रिक्वायरमेंट्स थी समीक्षा करने की, एवेलुएशन करने की, उसकी तरफ किसी भी तरीके से कोई भी बात नहीं की गई है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे लीगल एंगल से अपडेट हो रही हैं, और अभी इक्वल राइट्स ये जो सी ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके लिए अभी पिटीशन फाइल हुई है। अब सारी बोर्ड कॉरपोरेशंस की 5-5 कैंडिडेट्स की, 10-10 कैंडिडेट्स की जो पिटीशन है वो हम अलग सेपरेट फाइल करवा के इनके साथ अटैच करवा के और इस सारे मुद्दे को एक साथ सॉल्व करवाने का हमारा प्रयास है। इसके साथ जो डी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं कॉमन कैडर के अंदर जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड और उनके प्रमोशन से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्रमोशन की और सीनियरिटी की लिस्ट अलग से जो है बोर्ड कॉरपोरेशंस द्वारा तैयार की जा रही है, नगर निगमों द्वारा। मेनली ये प्रॉब्लम यूएलबी के अंदर काफ़ी जो है ज़्यादा है। सो इस तरीके से कॉमन कैडर इम्प्लीमेंट करने के बाद भी बोर्ड कॉरपोरेशंस को अलग रखना, इसके बारे में नेक्स्ट पिटीशन ऑलरेडी जो आपके डी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं उनके
शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसके जो डी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से ये पिटीशन भी अब नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स के अंदर फाइल की जाएगी। तो सेपरेट जो अलग बोर्ड कॉरपोरेशंस हैं उसके जो डी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं और इसी तरीके की जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी अपनी 5, 10, 15 जो भी कैंडिडेट्स आपस में ग्रुप ज्वाइन करके और अपनी पिटीशंस जो हैं वो उसके साथ फाइल करवा के ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी फीमेल कांस्टेबल और मेल कांस्टेबल का पीएमटी पीएसटी चल रहा था। अभी फीमेल कांस्टेबल का जो पीएसटी है वो कल भी है और कुछ कैंडिडेट्स के अंदर कुछ कैंडिडेट्स को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम इशू जो अराइज हुए हैं वो ये हुए हैं कि उन्हें कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया गया है, राइट। और कैटेगरी के अंदर भी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए रिलैक्सेशंस जो हैं वो आपकी एज की रिलैक्सेशंस जो हैं वो दी जाती हैं। पहले अगर इस तरीके की रिलैक्सेशंस दी गई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अब क्या सिचुएशन रहेगी वो मैटर अब कोर्ट के सामने है। सो लेट अस सी। अभी इनका पीएमटी पीएसटी हो रहा है कैंडिडेट्स का, कोर्ट ने परमिशन दी है। जो किसी वजह से मेल कांस्टेबल पीएमटी पीएसटी नहीं करवा पाए या अभी फीमेल कांस्टेबल में किसी को पीएमटी पीएसटी की अगर इशू है तो वो कोर्ट के थ्रू परमिशन लेके इस अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ऑनरेबल जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी एसएस सेठी जी की कोर्ट ने इसके अंदर ये कहा है कि अगर जे लोअर कैडर ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ जूनीयर ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਫੈਕਟਿਡ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜ਼रूरी है। तो फ्रेंड्स नाले हरियाणा दे विच भी हरियाणा के अंदर भी जो प्रमोशंस के बारे में क्लरिकल कैडर के अंदर इश्यूज अराइज हो रहे हैं, रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सर्विस काउंट जैसे पीछे से हुई है और फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की भी सर्विस काउंट हुई है और जिन कैंडिडेट्स की नहीं हुई है वहाँ पर कंटेम्प्ट पिटीशन के थ्रू फाइल करके 1-1.5-2 महीने के अंदर उनकी भी सर्विस काउंट हो चुकी है। अब काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो लगभग अपनी सर्विस काउंट करवा चुके हैं। इसके अंदर सिविल सूट की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट की जा चुकी है और अभी एविडेंस जो है वो सिविल सूट के अंदर स्टार्ट होगा। नोटिस अंडर सेक्शन 80 जो है वो इनको चीफ़ सेक्रेटरी और एचएसएससी को और एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी इनको दिया गया है और बाकी जो कैंडिडेट्स जिस तरीके से भी उनके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं सीरियल वाइज उनके सारों के नोटिस सर्व करके और सिविल सूट फाइल की जा रही हैं कॉम्पनसेशन के लिए, जो कि फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को का राइट है, एंटाइटलमेंट है उनका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 20 और 21 के अंदर
और साथ में लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 27 और आर्टिकल 114 जो है वो कवर करता है इसकी लिमिटेशन को। और इसकी लिमिटेशन जो है वो रहेगी आपकी 23/6/2022 को रिज़ल्ट जिस तरीके से आया था, तो आप ये मान के चलिए कि 22/6/2025 तक इसकी लिमिटेशन रहेगी। तो ये सिविल सूट्स कंपनसेशन के लिए वी आर फाइलिंग। जिन भी कैंडिडेट्स का अब सर्विस काउंट हो चुका है फ्रेश कैंडिडेट्स का, वो सिविल सूट के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी सबमिट करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारे इश्यूज़ हैं। इनके बारे में कोई भी डिटेल के अंदर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ऑफिस का जो व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है 7986657694, यहाँ आप अपनी व्हाट्सएप क्वेरी भेज सकते हैं। एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द ऑफिस और इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वेरी आपको जो है मेरी कोशिश रहेगी मेरी ऑफिस की तरफ से कि प्रॉपर गाइडेंस आपको आपके इश्यूज से रिलेटेड मिले। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप इन टच एंड keep updated from the videos of Easy Legal Talks. Thanks all of you.